घने जंगल का अंधेरा, और इसी जंगल के भीतर एक धधकती आग के इर्द गिर्द बैठे थे 4 लोग, राघव, भीम, कुमार और देवन। ये चारों चोरी करके जिंदा रहने वाले, मगर आज उनके चेहरों पर लूट की खुशी नहीं बल्कि डर और थकान की लकीरें थी। पास में एक बर्तन भी था जिसमें उनकी अब तक की चोरी की पूरी रकम थी। हमेशा डर लगता है, कोई भी हमें पकड़ सकता है। ये जिंदगी अब और नहीं। मुझे भी लगता है हम कोई सही रास्ता पकड़ ले तो अच्छा होगा। उनकी बातों में सिर्फ थकान नहीं, सालों का बोझ झलकता था। हर चोरी, हर भागदौड़ उन पर भारी पड़ चुकी थी। क्यों न शहर चलें? वहाँ अच्छा काम भी मिल सकता है। शहर? हाँ, क्यों नहीं। और मौका मिलते ही मैं सब पैसे लेकर भाग जाऊंगा। सुबह जैसे ही आसमान लालिमा लिए खड़ा हुआ, चारों अपनी बोरी बिस्तर बांधकर निकल पड़े। सामने एक लंबा रास्ता था जिसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, मानो उन्हें जाते हुए देख रहे हों। उनके कदमों में हिचकिचाहट थी पर उम्मीद भी थी। ये रास्ता खत्म ही नहीं होता। थोड़ा और चलो भाई, शहर अब दूर नहीं। लेकिन देवन की नजर हमेशा बर्तन पर ही रहती थी। कई घंटे चलने के बाद अचानक उनके सामने फैल गया एक चहल पहल से भरा शहर। रंग बिरंगे कपड़ों से सजे दुकानदार, शोर करती सड़कें, बच्चों की हंसी। उनकी आंखें चमक उठीं। यह दुनिया जंगल की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। क्या खूबसूरत शहर है। चलो रहने की जगह ढूंढते हैं। छत्रम, शहर का सबसे पुराना धर्मशाला। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा और अगरबत्ती की खुशबू आती थी। यह जगह यात्रियों की थकान छीनकर उन्हें आराम देती थी। स्वागतम, कमरा चाहिए क्या? हाँ, कुछ दिन रुकना है। शहर में कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। चारों चोर पहली बार राहत में थे, पर देवन की आंखें अब भी इधर-उधर घूम रही थी, मानो मौका तलाश रही हों। चारों चोर शहर में निकल पड़े। वे साफ सुथरी जगह चाहते थे ताकि नए जीवन की शुरुआत अच्छी हो सके। और तभी उनकी नजर एक शांत घर पर पड़ी जिसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी थी और आंगन में तुलसी का पौधा हवा में झूम रहा था। घर के दरवाजे पर खड़ी थी पद्मा दादी। सफेद बाल, कोमल मुस्कान और आंखों में अजीब सी ममता, जैसे कोई बरसों से इन चारों का इंतजार कर रहा हो। माता जी, हम व्यापारी हैं, कुछ कमरे किराए पर चाहिए। बिल्कुल बेटा, तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखती है। सच्चाई? हम? दादी, ये बर्तन बहुत कीमती है। इसे तभी देना जब हम चारों साथ आए। तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगी बेटा। चारों जानते थे ये बर्तन उनकी जमा पूंजी थी। माना कि वह छोटा बर्तन था, पर उनके लिए वही सबसे बड़ा खजाना था। उसे दादी को सौंपते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे, कहीं वह टूट ना जाए, कहीं खो ना जाए। लेकिन दादी ने जिस सच्ची नजर से उसे लिया, चारों का आधा डर उसी क्षण खत्म हो गया। दादी ने बर्तन को ऐसे संभाला जैसे कोई माँ अपने बच्चे को। धीरे धीरे वह पिछवाड़े पहुंची, मिट्टी हटाई और उसे जमीन में छुपा दिया। उनकी आंखों में डर नहीं, जिम्मेदारी दिख रही थी। और यही जिम्मेदारी आगे जाकर उनके लिए मुसीबत बनने वाली थी। लंबी खोज के बाद चारों वटवृक्ष की छाव में आ बैठे। थकान ने उनके पैरों को जैसे बेकार कर दिया था। उसी समय एक मीठी आवाज हवा को चीरती हुई आई। लस्सी ले लो, ठंडी मीठी। लस्सी ले लो, ठंडी मीठी। बहन, 4 गिलास देना।
लस्सी पीते ही उनके चेहरे खिल गए। लस्सी इतनी स्वादिष्ट थी कि वे और लेना चाहते थे, लेकिन उनके पास और पैसे नहीं थे। यही मौका था जिसका देवन इंतजार कर रहा था। तीनों तो बेहद थके थे, पर देवन जैसे इसी मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखें बर्तन पर टिक चुकी थी, आज या कभी नहीं। ऐ दादी के यहाँ से बर्तन ले आता हूँ, आप लोग आराम करो। दादी, मेरे साथियों ने मुझे बर्तन लाने भेजा है। बिना चारों के मैं बर्तन नहीं दूंगी। वे सब केले के पेड़ के पास बैठे हैं, खुद पूछ लो। बेटा, क्या तुमने इसे भेजा है? हाँ दादी, दे दो। दादी अंदर जाकर फावड़ा लाई। देवन ने बर्तन निकाला और पीछे से भाग गया। समय बीतता गया, हवा चलती रही, पत्ते गिरते रहे, पर देवन का कोई अतापता नहीं। तीनों बेचैन हो गए, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। तीनों घबराकर दादी के घर दौड़ते हैं। दादी, हमारा साथी कहाँ है? बर्तन कहाँ है? अरे, मैंने तो उसे कुदाली देकर भेजा था। दादी, आपने गलती की है। हमने कहा था चारों आए तभी देना। मैंने सोचा तुमने उसे भेजा है। चलो अदालत चलते हैं, इससे इंसाफ मिलेगा। सब लोग ध्यान दें, अदालत शुरू होने वाली है। कहाँ जाए? मामला क्या है? साहब, हमने दादी को कहा था चारों साथ हो तभी बर्तन देना, पर इन्होंने अकेले एक को दे दिया। मैंने गलती से दे दिया, मुझे लगा इन्हीं ने भेजा है। लापरवाही के कारण इनका नुकसान हुआ है, सारा हर्जाना तुम्हें ही भरना होगा। अदालत में भीड़ थी, न्याय की उम्मीद लिए आए लोग, पर उस दिन न्यायालय ने अन्याय किया। दादी की गलती अनजानी थी, पर फैसला कड़ा था। दादी की आंखें भर आईं, वह टूट चुकी थी, और इसी टूटन ने राजा तक यह खबर पहुंचाई। राजा वीरेंद्र और मंत्री हरिचरण सादे कपड़ों में आते हैं। माता, क्यों रो रही हो? बेटा, न्याय नहीं मिला। इसने गलत किया, सच बताओ। दादी ने सब बताया। पास ही बच्चे खेल रहे थे, उनमें सबसे आगे था सुगम, जिसकी बुद्धि तेज थी। दादी, चिंता मत करो, कल मैं न्याय दिलाऊंगा। क्या तुम सच में फैसला कर सकते हो? हाँ, पर फैसला मैं दरबार में ही सुनाऊंगा। अगले दिन दरबार में शोर, भीड़, कौतूहल था। एक बच्चा न्याय करने वाला है, यह बात पूरे शहर में फैल चुकी थी। लोग उसकी ओर आश्चर्य से देख रहे थे, पर सुगम शांत था, मानो उसे पूरा भरोसा था कि सच जीत कर रहेगा। राजा वीरेंद्र के दरबार की शुरुआत होती है। बुलाया जाए सुगम को। इतना छोटा बच्चा क्या करेगा? इंतजार करो। पहले मुझे बात साफ बताई जाए, शर्त क्या थी? बर्तन तभी मिलेगा जब हम चारों आएंगे। अच्छा, और अभी यहाँ कितने लोग हैं? 3। तब शर्त टूटती नहीं, पूरी होती है जब चारों आएंगे। जाओ, पहले अपना चौथा साथी ढूंढ कर लाओ, बर्तन तभी मिलेगा। सुगम ने यह बात इतने सरल, इतने साफ तरीके से कही कि पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। न्याय आखिरकार अपने सही रूप में लौटा था। सुगम, तुम में न्याय की सच्ची समझ है। आज से तुम मर्यादा सुगम कहलाओगे। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। और इस तरह उस दिन एक बूढ़ी दादी को न्याय मिला। एक राजा को अपनी प्रजा की तकलीफ का पता चला, और एक बच्चे को मिला मर्यादा सुगम का दर्जा।
दादी की आंखों में फिर चमक थी और 4 चोरों की किस्मत बदल चुकी थी। देवन ने धोखे से कुछ पाया नहीं और बाकी तीनों ने सच्चाई का महत्व सीख लिया। इस जंगल से शहर तक की यात्रा में सबसे बड़ी जीत हुई ईमानदारी की। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि झूठ ज्यादा देर नहीं चलता, अंत में सच्चाई ही जीतती है। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी में।